आपका जो आज का चैप्टर है ये भी आपका काफी इजी है। 10th चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज व्हाट यूनिट 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोग्रामिंग प्रोसेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट कॉन्सेप्ट्स ना। तो आज हम इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसका आगे फर्दर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग इसको रीड करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने कल परसों ही किया था कि आपका प्रोग्रामिंग है कि आप लोग कोडिंग करते हो। कोडिंग किस चीज़ के लिए करते हो? यू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क ना। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दोज आर कॉल्ड दी सॉफ्टवेयर्स एंड द प्रोग्राम्स, राइट। तो प्रोग्रामिंग इसी चीज़ के लिए की जाती है ताकि आप कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दे सको कि आप उससे क्या काम या कोई एक्शन जो है वो आप उससे परफॉर्म करवाना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपके पास प्रोग्रामिंग होती है। तो अब ये कहते हैं कि वाई प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या है, वाई वी आर यूजिंग प्रोग्रामिंग। आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप लोग काम कर रहे हो ना सॉफ्टवेयर्स के अंदर, मैंने पहले ही बताया आपके सॉफ्टवेयर्स, हमारे पास जितनी भी गेम्स हैं वॉट एवर वी आर यूजिंग, तो ये सारा कुछ प्रोग्रामिंग की वजह से ही हमारे पास है। हर एक एप्लीकेशन, हर एक सिस्टम से और उनके बैकएंड पे कोडिंग की हुई है प्रोग्रामर्स ने। तो वो कोडिंग के बिहाफ पे ही सारी इंस्ट्रक्शन जब आप उनको देते हो उसके बिहाफ पे अप्रोप्रिएट आपको रिजल्ट्स, उसकी आउटकम्स आपको मिल जाती है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग प्रोग्रामिंग जो है इसकी हमें नीड पड़ती है। अब प्रोग्रामिंग के और क्या क्या रीजंस हैं? देयर आर लीस्ट 3 गुड रीजंस फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर सिस्टम एक टूल है, लेकिन फिर भी जब आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये प्रोग्राम्स रन करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ डील करते हो, यू विल गेट टू नो कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, आपको उनकी नॉलेज होती है, आपको पता चलता है ये चीजें चल कैसे रही हैं। ठीक है, सो राइटिंग अ फ्यू सिंपल प्रोग्राम्स इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। मैनी पीपल फाइंड ग्रेट पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अगर आप एक भी, मैं आपको ये चीज बताऊं, अगर आप एक भी लैंग्वेज सीख जाओ ना अच्छे से कि हाँ इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। आपको वो लगेगा कि हाँ हमें अब इसके अंदर प्रोग्राम्स बनाने आ गए, हमें ये पेज बनाना आ गया। तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, so learning programming lets you find out quickly whether you like programming or whether you have the analytical turn of mind programmers need na. So even if you decide that programming is not for you, understanding the process certainly will increase your appreciation of what programmers and computers can do. चाहे आपको आपका लर्न प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे बन पाए चाहे ना बन पाए, बट स्टिल यू विल गेट टू नो कि प्रोग्रामर्स जो है उनका रोल क्या है, और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर, तो ये सारे लोग आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं या आप लोग जो भी काम कर रहे हो वो कैसे हो रहा है, यू विल गेट टू नो। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हमने पहले ही पढ़ा है। मैंने बोला सेट ऑफ रूल दैट प्रोवाइड अ वे ऑफ टेलिंग कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So there is not however just one programming language, there are many, right? There are number of programming languages। मैंने आपको पहले बताया हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सो बेसिकली ये क्या है, आपको एक फ्रेमवर्क देती है फॉर डिस्क्राइबिंग द कंप्यूटेशंस। So programming language is what it is, a tool for developing executable models for a class of problem domains, right? इंग्लिश वी नो दैट इंग्लिश इज व्हाट इट इज जनरली अ नेचुरल लैंग्वेज। ये नेचुरल लैंग्वेज है। आजकल जितनी भी आप लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी यूज की जा रही हैं वो नेचुरल, क्योंकि जो इंग्लिश है वो नेचुरल लैंग्वेज है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी काफी इजी है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मॉडिफाई, क्योंकि इसके अंदर हम लोग 0110 की लैंग्वेज नहीं हम लोग यूज करते। सो इट इज क्वाइट इजी, राइट। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, मतलब इट शुड बी लाइक दिस, इट मस्ट बी सिंपल, इजी टू लर्न एंड यूज, एंड इसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो, ह्यूमन रिकग्नाइजेबल हो। ऐसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको कोई लैंग्वेज इतनी ज्यादा टफ लगेगी ना जिसको मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल है, आप उसके साथ नहीं जाओगे, यू विल डिनाई टू यूज इट, राइट। आपको ये लगेगा कि नहीं इसको यूज करना ही बड़ा मुश्किल है, इसको लर्न करना ही बड़ा मुश्किल है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं उनको मतलब लर्न नहीं करके रख सकते हम लोग, और इसकी और रीडेबिलिटी भी काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए,
ठीक है। पोर्टेबल होना चाहिए एक मशीन एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आप एक मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ना हो, प्लेटफॉर्म की ये ना हो कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी इसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर आपका मशीन मतलब इसको आप इजीली मशीन कोड के अंदर एग्जीक्यूट कर सको, उसके अंदर कन्वर्ट करना आसान हो। जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती है, पहले फेज बाय फेज इसके अंदर कन्वर्ट होगा, फिर उसके अंदर कन्वर्ट होगा, फिर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगा। तो वो टाइम, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो प्रोसेसर का भी टाइम जाता है, राइट। तो जो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल है वो थोड़ी सी ज्यादा इजी मानी जाती है, और उनकी मेमोरी भी जो कम कंज्यूम करें। कई लैंग्वेजेस ऐसी हैं, अगर आपने लेट सपोज एक आउटपुट, एक लाइन के आउटपुट चाहिए, तो इसके अंदर आपको लेट सपोज आपको 50-60 लाइंस आपको टाइप करनी पड़ रही हैं, तो इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है। और लाइन बाय लाइन कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का टाइम जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लेट सपोज अगर मेरे पास कोई ऐसी लैंग्वेज जैसे पाइथन है, वो काफी उसके अंदर मेमोरी बहुत मतलब आपकी आउटपुट के लिए आपको हार्डली 3 या 4 लाइन्स के अंदर आपको उसकी आउटपुट मिल जाएगी, अगर एक लाइन का आपने प्रोग्राम कोई आउटपुट प्रिंट करवानी है। So it should be well structured and documented. It should provide single environment known as integrated development ना। तो इसके अंदर टूल्स जो भी हैं डेवलपमेंट के लिए, डिबगिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्रोग्रामर दे मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग, एक लैंग्वेज के अंदर ये सारे आपको फीचर्स मिल जाने चाहिए। प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, हमने पहले पढ़ा है प्रोग्रामर्स करते क्या है। प्रोग्रामर की जॉब क्या है, टू कन्वर्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन इनटू इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर, ताकि क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ने तो इंस्ट्रक्शंस दी, आपसे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लेनी है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपसे रिसीव करनी है, वही इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे उन्होंने आपको आउटपुट जनरेट करके दिखानी है। ठीक है। तो ये आपका प्रोग्रामर्स का बेसिकली जो रोल होता है। एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ाया था कि एवोल्यूशन क्या होता है आपका, जैसे डे बाय डे, ईयर बाय ईयर किसी चीज के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो अपग्रेड हो रही है, न्यू फीचर्स ऐड हो रहे हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है, उनके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, तो वो एक तरह का एवोल्यूशन होता है। तो अब लैंग्वेजेस का भी एवोल्यूशन है ना। तो इसके अंदर हमारे पास पहले तो आती है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है, जो हमने फर्स्ट जनरेशन के अंदर पढ़ी थी। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, जिसके अंदर आप सिर्फ 0110 वही डिजिट्स यूज करते हो। ठीक है। तो वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको, और उसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आ गई, ये उनसे अब अगर हम बात करें, ये पिछली जनरेशन से ज्यादा इम्प्रूव्ड आई थी। ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे कोड्स थे जो निमोनिक्स, मैंने पहले ही बताया था, निमोनिक्स यूज किए जाते थे। ठीक है। तो इसके मतलब इसके अंदर आपको ऑल द टाइम बाइनरी के ऑपरेशन कोड नहीं यूज करने पड़ते थे। इसको मैंने पहले ही बोला था, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, कि उसके अंदर आप लोग सिंबल्स यूज करते हो, अगर आपने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, यू विल नॉट बी टाइपिंग 1001, यही आप ऐड, ADD ऐड, तो ये एक तरह का निमोनिक, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू द 0110 डिजिट्स ना। तो ये उससे इम्प्रूव्ड थी। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इसके अंदर फिर नेक्स्ट जनरेशन आ गई, जिनके अंदर और अपग्रेडेशन हुई। ठीक है। इसके अंदर नई जनरेशन आई, फॉर्ट्रेन, कोबोल, C++, इनमें जैसे C++ है, वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है। तो हर एक के अपने मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी हैं, वैसे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी एवोल्यूशन हुआ है, इनके अंदर भी नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं। उसके बाद आपके पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो थी, ठीक है, वो मतलब आपकी इन्वेंट हो गई थी। ठीक है। मतलब दे रिक्वायर फ्यूअर इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश अ टास्क, जो मैंने पहले ही बोला है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आपको मल्टीपल बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ना टाइप करनी पड़े, एक काम करवाने के लिए ये ना हो आपको 100 लाइंस टाइप करनी पड़ रही हैं, आप थोड़ी सी लाइन टाइप करके मतलब कम से कम इंस्ट्रक्शंस के साथ आप एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवा सको। उसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज ना। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज ये आगे फर्दर हाई जनरेशन लैंग्वेजेस आई हैं, मतलब डे बाय डे जो न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं उनके अंदर नए फीचर्स आ रहे हैं, उनकी भी अपग्रेडेशन हो रही है, दे आर प्रोवाइडिंग न्यू फीचर्स एंड दे आर इम्प्रूव्ड एज कंपेयर टू दी प्रीवियस जनरेशंस।
सो ये आपकी सारी इसकी जनरेशन्स हैं, जिसका एवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अब आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, पहले ही हमने पढ़ा है ट्रेडिशनल। जो हमारी ट्रेडिशनल पहले हमारी फर्स्ट जनरेशन से आपकी जो है, जैसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन फॉरट्रेन जिसको बोलते हैं, आईबीएम में डेवलप हुई थी, साल में डेवलप हुई थी। ठीक है, किसके लिए थी, किसके लिए डिजाइन की थी, साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए, ताकि साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स उनको यूज कर सके। कोबोल लैंग्वेज है, ठीक है, कॉमन बेसिक्स, सॉरी बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद देखो इतने डिफरेंस के बाद इतने साल के अंदर ये यूज हुई। ठीक है, ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है, दैट्स व्हाई कॉमन बिजनेस बोला जाता है। बेसिक आपके पास आते हैं बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1960 के साथ एक ही साल के डिफरेंस के साथ ये डेवलप की दी थी। ये स्टूडेंट्स को लिए राइट मतलब डेवलप हुई थी टू राइट द प्रोग्राम विद विच दे कुड इंटरेक्ट थ्रू द टर्मिनल्स। तो सी लैंग्वेज इसके बाद आई है, बेल लेबोरेटरीज के अंदर उस डेवलप हुई थी 1970s में। इसके अंदर कंट्रोल जो था, मतलब आगे फर्दर मतलब और स्टेटमेंट्स ऐसी आ गई थी जिनके साथ आप और अच्छे आउटपुट्स जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद ऊप्स जिसको बोलते हैं, ऊप्स, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उनके साथ ये मतलब उनके भी अपग्रेडेड वर्जन्स हैं। तो इसके अंदर आप मतलब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जैसे कई बार होते हैं ना, जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी कई बार वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के साथ मतलब उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। तो आपको अगर टफ लेवल के, कॉम्प्लेक्स लेवल के आपको प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवाने हैं, you will have to deal with these kind of languages, right? तो oops लैंग्वेजेस जो हैं ये काफी अच्छी मानी जाती हैं। स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई जो स्पेशल पर्पसेस के लिए अगर आप यूज करो। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए, दैट ऑटोमेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, इट कुड ऑल्टरनेटिवली बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, ह्यूमन ऑपरेटर। कमांड लैंग्वेजेस हैं आपके पास, ठीक है, जो ये क्या प्रोवाइड करवाते, दे ऑफर जॉब कंट्रोल इन कंप्यूटिंग एंड डोमेन स्पेसिफिक एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं आपके पास, रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। HTML है आपके पास, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर आप लोग वेब पेजेस क्रिएट करते हो। जो आप लोग हम लोग कंप्यूटर अपने इंटरनेट के अंदर जो वेब पेजेस यूज करते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, तो उनका बेस एक तरह का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके अंदर आप लोग टैग्स यूज करते हो, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रोग्रामिंग कोड। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज है फॉर डिफाइनिंग दी अदर लैंग्वेजेस, मतलब एक तरह की एक्सटेंडेड वर्जन है ये भी। क्राइटेरिया का है गुड लैंग्वेज डिजाइन का, देखो जनरलिटी है, यूनिफॉर्मिटी, एक्सटेंसिबिलिटी है, स्टैंडर्डेबिलिटी है, इम्प्लीबिलिटी है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या है, राइटेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज दैट इनेबल्स अ प्रोग्राम टू यूज इट टू एक्सप्रेस अ कंप्यूटेशन क्लियरली, करेक्टली, कंसाइजली एंड क्विकली। तो ये सारे मतलब आप क्लियरली राइट कर सको, आप करेक्टली राइट कर सकते हो, कंसाइजली और क्विकली राइट कर सको, ऐसी आपकी उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। रीडेबिलिट करना इजी हो, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी होनी चाहिए आपके पास। इसके फीचर दैट हैव अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस एज पॉसिबल, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो उसके अंदर। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, आप रिलायबल हो आपकी लैंग्वेज, आप उसके ऊपर रिलाई कर सको कि हाँ जी ये अच्छा आपको करेक्ट एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स देंगी। मेंटेनेबिलिटी है, इट शुड बी इजी टू मेंटेन। Generality avoids special cases in the availability or use of constructs by combining the closely related construct into a single more general one. Uniformity होनी चाहिए, ठीक है, extensible होना चाहिए, तो they are common features that should be there in your particular languages. इन सब चीजों के बारे में we have already read in our previous chapters. अब आपके लेवल्स क्या हैं, लेवल्स ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्या क्या लेवल हो सकते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जैसे एवोल्यूशन हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, तो यही चीजें रिपीट, कई बार आपके कॉन्सेप्ट्स ना डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आपने वो नहीं मानना। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, आप जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं उनको कई बार नया नाम मिल जाता है। तो ये एवोल्यूशन, अपग्रेडेशन, ये एक तरह का नया, अब देखो मशीन लेवल लैंग्वेज हम पीछे पढ़ के आए हैं, मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज आई, फिर हाई लेवल, फिर वेरी हाई, फिर नेचुरल लैंग्वेजेस। तो ये सारी आपकी एवोल्यूशन के साथ ही है। मशीन लेवल लैंग्वेजेस मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज लाइक दिस, इसके अंदर ऐसे लेंथी लेंथी कोड होते थे जो प्रोग्रामर्स को लर्न करने पड़ते थे।
अगर आपने एक छोटा सा भी कोई आउटपुट चाहिए, आपको इतने बहुत लेंथी लेंथी कोड करने पड़ते हैं, तो ये एरर प्रोन भी होते हैं, इसके अंदर एरर्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ आप इतना लेंथी कोड आप लर्न करो तो आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये मुश्किल हो जाता है। फिर असेंबली लैंग्वेज आई, इसके अंदर मैंने पहले ही पढ़ा है कि इसके अंदर आप लोग निमोनिक्स यूज करने आपने शुरू कर दिए थे, ठीक है, तो ये उससे इजी थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई फिर, जिनके अंदर और अच्छे फीचर्स आए, ठीक है, तो वेरी हाई लैंग्वेजेस आ गई। फिर नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश, तो ये जैसे ये देखो ऐसे होता है जो ट्रांसलेटर्स इंटरप्रेटर जो काम करते हैं, ये जैसे इन्होंने बोला है असेंबली लैंग्वेज का कोड जो है उसको असेंबलर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर आगे फर्दर वो उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो आपकी एग्जीक्यूशन होनी है वो मशीन कोड की ही होनी है, ठीक है। ये देखो सोर्स कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है वो कंपाइलर लेगा, उसको कंपाइल करेगा, उसके अंदर जो एरर्स हैं उनको वो कम करेगा, आगे फर्दर उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लैंग्वेज प्रोसेसर्स कौन से होते हैं, जैसे आपके पास है कंपाइलर है, असेंबलर, ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं जो आप इनको प्रोसेस करते हैं। कंपाइलर मैंने उस दिन भी बताया था, कंपाइलर क्या होता है, जो आपने सोर्स कोड के अंदर जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके चेक करना कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, कंपाइलेशन करवानी, तो वो कंपाइलर का काम होता है। असेंबलर क्या होता है, कन्वर्ट करेगा, जो आपकी कोई भी लैंग्वेज जैसे कि लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, उनको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए असेंबलर यूज किया जाता है। इंटरप्रेटर आपके पास आ जाता है, जो आपका मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये यूज किया जाता है। अब इनके क्या डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है विच कन्वर्ट्स द एंटायर सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम इनटू द एग्जीक्यूटेबल ना मशीन फॉर दी, तो ये एग्जीक्यूटेबल जब ये डिटेक्ट एरर्स को डिटेक्ट करवा के आगे फर्दर सेंड कर देता है, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए चली जाती हैं सीपीयू के पास। ये सोर्स प्रोग्राम को लेगा एंड रन्स इट लाइन बाय लाइन, ट्रांसलेटिंग ईच लाइन एज इट कम्स टू इट, लाइन बाय लाइन उनको इंटरप्रेट कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट कंपाइलर्स हैं, ये लार्ज अमाउंट मतलब ज्यादा टाइम भी ले सकता है, ये कम टाइम लेता है क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जनरेट्स एरर मैसेजेस, कोई एरर होगी तो ये आपको मैसेज प्रिंट करवा देगा कि यहाँ पे इस लाइन में इस ये वाली लाइन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये क्या कि डिबगिंग इज इजियर एज इट कंटिन्यूज ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द एरर इज मेट, तो ये तब तक करता रहता है एग्जीक्यूट। जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, जो क्लास फाइल है यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड कोई जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जनरेट भी नहीं होता। इसकी एग्जांपल सी और सी प्लस प्लस, अगर आप सी लैंग्वेज करोगे आगे चल के तो आप उसके अंदर तब आपको पता चल जाए कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है वो कैसे काम करता है। ये आपके पाइथन और पर्ल के अंदर भी आप लोग यूज करते हो। उसके बाद हमारे पास आती है वेब, सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डेवलपमेंट लैंग्वेज। वेब, डब्ल्यू 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 क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको W3 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, अगर हम बात करें, इंटरनेट आपके पास एक तरह की कनेक्टिविटी दिखाता है, कनेक्टिविटी ना, जहाँ पे आप चीजों को सर्च करते हो, वेबसाइट्स यूज करते हो, तो वेब आपके पास एक तरह का हम बात करें, जैसे जब आप लोग, ये एक तरह का सर्वर आप इसको मान लो ना, कि एक तरह का ऐसा सर्वर है जैसे आप लोग अपना इंटरनेट जब आप ओपन करते हो, गूगल पे गए या फिर कोई भी आप चीज सर्च करते हो, किसी चीज की आप रिक्वेस्ट डालते हो कि यू वांट समथिंग दिस ना, तो आपको ये चीज सर्च करनी है, तो जब आप इसके आपके पास जो पेज शो हो रहा है, आपका जो सिस्टम है एक तरह का वो ब्राउजर है। ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप लोग रिक्वेस्ट डालते हो किसी चीज को सर्च करने के लिए, किसी चीज को असेस करने के लिए, वो रिक्वेस्ट बैकएंड पे जाती है वेब सर्वर के पास। तो www एक तरह का वैसा आपके पास सर्वर है जिसके थ्रू मतलब ये चेक किया जाता है कि वो सर्वर के ऊपर आपने जिस चीज की रिक्वेस्ट की है, वो सर्वर जो सर्विस है वो सर्वर के ऊपर कौन सी लोकेशन के ऊपर पड़ी है, कौन सी आईपी के एड्रेस के ऊपर पड़ी है। जिस चीज की आप वो करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, उसकी कनेक्टिविटी की जाती है पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे जिस एड्रेस के ऊपर आपकी वो सर्विस पड़ी होगी वहां से उसको फेच किया जाता है, उसको असेस किया जाता है, ठीक है। दिस इज दी www। इसके आपके पास क्या है बेनिफिट्स, ट्रांजिशन है, अलाउज टू टर्न अ सिंपल और स्टैटिक HTML पेज इनटू डायनामिक मास्टरपीस।
इंटरेक्टिविटी इजी हो जाती है, आप अलाउज अदर्स टू इंटरेक्ट विद द वेबसाइट, यूज द एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर विद द इंटरनेट असेस। ऐसे ही होता है, हम लोग कनेक्टिव हमारी कनेक्टिविटी होती है, फिर हम चीजों को असेस करते हैं। इजीनेस से इजी देन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन दैट विल रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। डायनामिज्म है, allows to make or edit anything dynamic on your website such as forum है, कोई भी गेस्ट बुक बनानी है, ठीक है। ये देखो आपके पास जैसे HTML है, ये वेब प्रोग्रामिंग, इसके अंदर ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। CSS के स्केटिंग स्टाइल शीट्स जो होती हैं, जावा स्क्रिप्टिंग यूज यूज हो रही है। अब वेब प्रोग्रामिंग है, क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड आप लोग जो यूज कर रहे हो, हम लोग अपना ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वी आर द क्लाइंट्स। आपका जो सिस्टम है वो एक तरह का क्लाइंट है, जो ब्राउजर है आप उसके थ्रू अपनी रिक्वेस्ट डालते हो। सो बिकॉज क्लाइंट्स को आपको जो भी रिक्वेस्ट, आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, आप रिक्वेस्ट जो चीजें करोगे वो आपको सर्वर की साइड से मिलेगी। तो आपका सिस्टम है जिसके थ्रू आप ब्राउजर को ओपन करके, जिसके थ्रू आप चीज की सर्च करने की, किसी चीज की रिक्वेस्ट डालते हो, तो यू आर द ब्राउजर। तो वेब प्रोग्रामिंग दिस इज द क्लाइंट साइड, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर ये जितने भी प्रोग्रामिंग है, इनका बेस कौन सा है? एक तरह का HTML। HTML इज इजी टू यूज। इसके अंदर आप लोग टैग्स यूज करते हो, नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश इसके अंदर यूज की जाती है, ठीक है। It provides a visual appearance of particular website. It is also called as a web browser language. All the web browsers they actually understand HTML. So the latest version for this is HTML5। मतलब डिफरेंट इसकी वर्जन होती हैं। ये देखो आपका जो है प्लेटफॉर्म क्या है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म होता है। ये देखो, ये आपका जो लेफ्ट साइड पे डॉक टाइप एच टी एम एल ये टैग है, फिर उसके बाद बॉडी है, बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर सारी फॉर्मेटिंग होती है, फिर बॉडी का टैग बंद हो गया, HTML का टैग बंद हो गया। माई फर्स्ट हेडिंग जो इसको मिला, ये देखो इसकी आउटपुट है राइट साइड पे जो मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे वेब ब्राउजर्स, वेब सर्वर्स वर्क करते हैं। एच टी एम एल पेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये ऐसे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर बंद है ना, क्लोज्ड है, लेस देन ग्रेटर देन साइंस के अंदर, ये जो HTML बॉडी, ये आपके टैग्स यूज किए जाते हैं, इनको टैग्स बोलते हैं। HTML का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं, मतलब एक तरह का ये है कि आप अपनी तरफ से, अगर आपको चाहिए कि मैं अपने पेज के लिए कोई ऐसा स्टाइल बनाना चाहती हूँ, आप अपना खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हो चीजों को सिलेक्ट करके। तो एक तरह का आप अपनी विश के अकॉर्डिंग इसको कलर अप्लाई कर सकते हो, स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो दे आर यूज टू कंट्रोल द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस इन अ पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर पेज ना डिजाइन। सो ये काफी इजी होता है वैसे तो। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आपके पास आ जाती है, ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने वर्जन्स दी हुई हैं आपको। जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है? तो ये सारा आपका क्लाइंट साइड का काम था। अब वेबसाइट, अब हमने बोला कि सर्वर साइड। सर्वर साइड जैसे मैंने पहले ही बताया कि सर्वर साइड जो बैकएंड पे जो आपका डाटा पड़ा है, वो कहाँ पे पड़ा है, किस लोकेशन पे पड़ा है, कौन से URL के ऊपर पड़ा है, क्या कौन सी सर्विस कौन पे IP एड्रेस पे पड़ी है, तो उसका असेस जो होता है ब्राउज, मतलब आपका वेब ब्राउजर, आपका क्लाइंट, आप क्लाइंट साइड पे वर्क कर रहे हो, जो भी चीजें आपको चाहिए वो आपको सर्वर की साइड से आप रिक्वेस्ट करोगे, आप वहीं से आपको मिलेंगी। दे कैन रेफर टू इधर हार्डवेयर, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो सर्वर्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक लैब है, उसके अंदर 10 सिस्टम्स हैं, उनमें से अगर 9 सिस्टम्स मेरे क्लाइंट से, एक सर्वर, एक सिस्टम जो है वो मैंने सर्वर रखा है, सारी सर्विसेज उसके ऊपर पड़ी हैं। नेटवर्किंग के थ्रू बाकी सारे जो क्लाइंट्स हैं, बाकी सारे सिस्टम्स को कोई भी सर्विस चाहिए होगी तो वो सर्वर से असेस करेंगे। तो वो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये हम लोग जो, जैसे हमने बोला WWW एक तरह का सॉफ्टवेयर के फॉर्म के अंदर है। WWW जो है वो एक तरह का हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में सर्वर है। आप जो भी चीजें सर्च करते हो, जो भी आपको चाहिए, वो उसी, उसके पास सर्वर साइड के ऊपर पड़ी है स्टोर, जो आपको असेस करवाई जाती है। एक और कॉन्सेप्ट आपको आता है, दैट इज नोन एज SDLC। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करना है, उसके लिए आपको कौन कौन से फेज जो है वो आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, जो उसको बोल देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसके लिए भी मतलब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हर एक का
हर एक के अंदर काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मतलब एक चीज किस किस स्टेप को फॉलो करके आप लोग सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करोगे, तो दैट इज नोन एज अ मॉडल, अ पर्टिकुलर मॉडल। तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। जैसे लेट सपोज अगर आपके पास कोई यूजर आता है, उसने आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवानी है, तो आप लोग, अगर मैं मेन मेन इसके स्टेप्स बताऊं, आप पहले यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछोगे, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए, कैसा कलर चाहिए, वॉट एवर देयर रिक्वायरमेंट्स आर, तो रिक्वायरमेंट आप गैदर करते हो। फिर उनके बाद आप रिक्वायरमेंट का एनालिसिस निकालते हो, फिर आपके डिजाइनिंग आप एक ओवरव्यू करते हो कि जिसको मेन मेन डिजाइन बनाना, कि ये डिजाइन है। कई बार कस्टमर से पहले पूछा जाता है, उसको चेक करवाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग की जाती है, कोडिंग के बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है। टेस्टिंग के बाद फिर उसकी मेंटेनेंस की जाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फाइनली आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आप डेवलप करके आप क्लाइंट को अलॉट कर देते हो। ठीक है, ये आ गया देखो आपके पास। रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, फिर फिजिबिलिटी स्टडी हुई, उनकी चेक की गई कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो पॉसिबिलिटी है उनकी, फिर उसकी डिजाइनिंग होगी, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, फिर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, फिर उसकी मेंटेनेंस की जाती है। तो ये स्टेप्स फॉलो करके, ये स्टेप्स कई बार डिफर करते हैं थोड़े बहुत आपके मॉडल के अकॉर्डिंग, प्रोटोटाइप के जैसे वाटर फॉल आपका हो सकता है, वाटरफॉल मॉडल हो सकता है, इटरेशन मॉडल हो सकता है, प्रोटोटाइपिक मॉडल हो सकता है, तो आपके स्पाइरल मॉडल भी है। तो हर एक के अंदर थोड़े जो स्टेप्स हैं वो थोड़े लिटिल बिट मॉडिफाई हो सकते हैं, लिटिल बिट। ठीक है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके फिर उनको एनालिसिस करना, फिर उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी। ठीक है, जो मतलब फिजिबिलिटी चेक करनी कि हाँ, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये चीजें मतलब जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है किसी चीज की बनने की। इकोनॉमिकली जो आपके पास बजट है उसके अंदर वो हो जाएगा। लीगली कैन वी हैंडल दिस प्रोजेक्ट है, साइबर लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको हैंडल कर रहे हो। ऑपरेशन की फिजिबिलिटी, कैन वी क्रिएट द ऑपरेशंस विच इज एक्सपेक्टेड बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट ने एक्सपेक्टेशंस की हैं वो मतलब फिजिबल हैं, आप कर सकते हो वो, मतलब यू आर अलाउड टू डू दिस। टेक्निकली नीड टू चेक वेदर द करंट कंप्यूटर सिस्टम कैन सपोर्ट द सॉफ्टवेयर, जैसा जो आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उस उसके अकॉर्डिंग, मतलब आप जो सॉफ्टवेयर की आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी आप उसको बना लोगे। शेड्यूल करना, डिसाइड द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद इन द गिवन शेड्यूल और टाइम, ये भी चेक करना, आप बना सकते हो जितना टाइम आपको मिला है। फिर उसकी डिजाइनिंग की जाती है, फिर उसकी कोडिंग की जाती है, जो हमने कोडिंग पढ़ी, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसको क्लाइंट की साइड पे फिर उसको इंस्टॉल करवा दिया जाता है, फिर उसकी मेंटेनेंस की जाती है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो you'll have to fix the bugs, you'll have to maintain it, you'll have to detect the problem so that उसकी मेंटेनेंस बनी रहे, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता रहे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस वाज योर एसडीएलसी डन। आज के चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम? आई थिंक इट वाज क्वाइट इजी। वैसे तो ये थियरी के अंदर ही आ रहे हैं आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट्स। ये अगर हम बात करें तो ये ना पूरे एक कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हूप्स का कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं। सो आपके लिए एक तरह का बेनिफिट भी है कि आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसके कॉन्सेप्ट्स रीड करने हैं कि किस चीज का क्या मतलब है। तो जैसे ऊप्स अगर आप पढ़ो तो ऊप्स एक पूरी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसडीएलसी जो हमने पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और ये बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती है वो सारा कुछ इसके अंदर बहुत डिटेल में होता है, लेकिन आप लोगों को ये सिर्फ एक एक चैप्टर ही है, सो इट्स क्वाइट इजी टू लर्न, राइट। हाँ जी, कोई आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई आप लोगों की क्वेरी हो, यू कैन आस्क। ओके जी, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। ओके डियर, should I leave the class? I'm going to leave the class now. See you tomorrow. Okay dear.